सबसे पहले आता है आपका प्रोजेक्ट हिम सरोवर। अब देखो हिम सरोवर, हिम क्या इंडिकेट कर रहा है? बर्फ को इंडिकेट कर रहा है, स्नो। एंड सरोवर मतलब कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। अब बोला कि लद्दाख में ना वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और बर्फ तो वहां पे है, पिघलती है तो रिवर या स्ट्रीम्स में वो डायरेक्टली निकल जाता है, तो उतनी वाटर स्टोरेज हो ही नहीं पाती। तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर यहाँ पे लाया गया है। ईयर राउंड जो वाटर स्कार्सिटी लद्दाख के अंदर रहती है, डिस्पाइट इसके कितने सारे ग्लेशियर्स भी अवेलेबल हैं, तो उस चीज को टैकल करने के लिए। एंड प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ग्लेशियर वाटर है, जब ग्लेशियर से जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू करते हैं तो वाटर रिवर या स्ट्रीम में जाते हैं। अभी आपने देखा ये हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में लद्दाख लाई कर रहे हैं, तो एकदम से पहाड़ी होगी तो स्लांट भी बहुत ज्यादा है, स्लांट ज्यादा है तो obvious सी बात है जब पिघल के निकलेगी वो बर्फ तो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो अब ये प्रोजेक्ट हिम सरोवर इसी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वाटर यहाँ पे कैप्चर किया जा सके। और जो अंडर यूटिलाइज्ड मेल्टिंग वाटर है हाई ऑल्टीट्यूड्स का, कोल्ड डेजर्ट रीजन वाले में एरिया में, वहां से उसे सस्टेनेबल तरीके से मैनेज हम कर सके। मतलब ये प्रोजेक्ट हिम सरोवर मेन मोटो इसका यही है कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट मेथड लगाए जाएंगे, सो दैट जो वेस्ट हो जाता है वाटर ग्लेशियर से पिघल के, वो वेस्ट ना हो, उसे वहीं पे कंज्यूम किया जा सके। नहीं, ग्लोव्स देखो डेंजरस होती है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के ऊपर, ग्लोव्स की बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या क्या बोलेगा ये। तो लद्दाख यहाँ पे क्रॉनिक वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहा है ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन। लो प्रेसिपिटेशन मतलब पर ग्लेशियर है अवेलेबल, ठीक है, पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जब होती है वो रिवर या स्ट्रीम में जा रहे हैं। इसके बाद ग्लेशियल रिट्रीट, ये भी प्रॉब्लम है एक, तो यहाँ पे ग्लोव तो नहीं बन सकती क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, ग्लोव कल को वजन डाले, ग्लोव बाकी देख रहे हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की ये बात कर रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, फ्लड थोड़ी कॉज कर सकते। तो यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है वैसे ही ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाले जाते हैं। इरिगेशन के लिए खेत वाला एरिया होगा, पहले यहाँ पे फर्टिलिटी का इशू रहता है, सॉइल बहुत डिग्रेडेड है, वैसे ही नहीं है सुटेबल कि आप ज्यादा इरिगेशन कर सको, और ऊपर से पानी की कमी रहती है। तो क्या ऑप्शन रहती है कि जो भी एरिया आपका फर्टाइल है, कई बार इसको फैलो छोड़ दिया जाता है। फैलो मतलब ये अपनी फर्टिलिटी अटेन कर ले, उसके बाद इसको दोबारा से क्रॉप के लिए यूज कर देंगे। पर साइड में क्या छोड़ते हैं, यहाँ पे ड्रेन्स छोड़ी होती हैं, तो वो डायरेक्शंस को डाइवर्ट करा जाएगा, जहां से ये वाटर जाएगा वहां से डायरेक्शन डाइवर्ट कर दी जाएंगी कि पानी को इरिगेशन के पर्पज से भी यूज करा जा सके। एंड उसके बाद वाटर डिमांड काफी ज्यादा रीजन में इंक्रीज हुई है। और दूसरी चीज, लद्दाख को जब आप मैप पे नोटिस करते हो, इमेजिन कर पा रहे हो ना, सारे बिल्कुल टॉप पे है यूटी ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, अब उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो इससे वाटर की जो डिमांड है लद्दाख वाले एरिया में बहुत ज्यादा रेस कर चुकी है। अब इसका मेन पर्पस क्या रहेगा कि वाटर को स्टोर करना है, जो स्टोर्ड वाटर है उसे यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से। कौन कौन से पर्पस के लिए? इरिगेशन आ गया, रूरल नीड, जो पानी की डिमांड लोगों की रहती है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज कर रहा है रैपिडली, तो उसके रेजिलिएंट हमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एंड ये जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से एरियाज को कवर करेगा, तो एक तरफ ले लिखा है, दूसरी तरफ कारगिल लिखा है। ले के अंदर नीमू, नुब्रा, दिशकित, ये वाले एरियाज, एंड कारगिल के अंदर सुरू, पदुम एटसेट्रा, इन एरियाज को मेनली टारगेट करा जाएगा, जहां पे ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। एंड प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसे रहेगा, ये देखो, अब ये आगे यहाँ पे मेथड्स जिनके थ्रू ये वाटर सस्टेनेबल तरीके से कंजर्व करा जाएगा। नंबर 1 आता है परकोलेशन टैंक। परकोलेशन कहाँ पे होती है, जैसे जमीन है, ये मान लो यहाँ पे सॉइल वाला पार्ट है, बारिश हुई, पानी क्या करता है, अंदर तक स्टोर होता चलता है। अंदर क्या लगे होते हैं, एक्यूफर्स, वो जो निकलता है ना वाटर, बोलते हैं कि प्रॉपर हमने वेल बना लिया, अपना वाटर निकल के आ गया वहां से, तो वो कहाँ से निकलता है, एक्यूफर से निकलता है। एक्यूफर पानी इकट्ठा करते रहते हैं, कौन से मेथड से, कैपिलरी, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, सारा परकोलेशन। तो यहाँ पे परकोलेशन टैंक्स का यूज होगा, स्मॉल रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम्स के साथ, और सोलर लिफ्ट मैकेनिज्म भी इंक्लूड करे गए हैं, ताकि जो मेल्ट वाटर है उसे पकड़ा जा सके और स्टोर किया जा सके। तो मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अभी करी जाएंगी, सिंस अभी स्टार्टिंग ही है प्रोजेक्ट हिम सरोवर की, तो इम्प्लीमेंटेशन कितनी रहेगी वो बात की बात है। अभी के लिए बता दिया है कि कैसे हम इरिगेशन और जो रूरल नीड्स हैं उनको मीटअप करेंगे, एंड साथ में जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जस्ट मेथड्स का एक आइडिया दे दिया कि बस ये वाले मेथड रहेंगे हमारे पास जिनके थ्रू हम वाटर को स्टोर करेंगे। इवन आपको याद होगा एक नोबेल प्राइज भी मिला था एक कैंडिडेट को, जिन्होंने राजस्थान में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कैप्चर करके उसे ड्रिंकिंग वाटर में भी कन्वर्ट किया था। याद है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा पुराना हो गया आर्टिकल, बट एनीवेज उसमें भी आप क्या देख रहे हो कि ऐसे एरिया जहां पे वाटर स्कैर्सिटी रहती है वहां पे इनोवेशन करी जा रही है कि वो जो ह्यूमिड वाला एरिया था या सैंड के अंदर जो वाटर रह जाता है उसको यूटिलाइज करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट के डिजाइन अभी करे गए हैं,
इम्प्लीमेंटेशन बाद में पता लगेगी कि किस तरह से हुई। इसके बाद एडिशनल कंपोनेंट भी है, जैसे यहाँ पे बड़ी सारी प्लांटेशन करी जाएंगी अलोंग द रिवर बैंक, जहां पे रिवर का बैंक बना होता है वहीं पे साइड में प्लांटेशन करी जाएगी, रोड साइड पे, या फिर विंटर स्पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट करी जाएगी, ये काफी पॉपुलर है इसके लिए लद्दाख भी। एंड आइस स्केटिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी फ्रोजन वाटर बॉडीज के ऊपर। और लोकल क्रॉप जैसे एप्रिकॉट है, सी बकथॉर्न, ये साइड में दिख रहा है आपको, ये जो सी बकथॉर्न है इसको 2023 में जीआई टैग भी दिया गया था। एंड और भी बहुत सारी ऐसी लोकल क्रॉप्स हैं जिनको सपोर्ट करेंगे, जैसे एप्पल हो गया। अब इससे क्या होगा, लाइवलीहुड सपोर्ट होगा। तो आपने क्या किया, एक और मैनेजमेंट क्या दिखाई दे रही है आपको कि रिवर के आसपास यहाँ पे प्लांटेशन करना शुरू करा। तो यही तो हुआ, वो मैनेजमेंट तरीके से, मतलब मैनेज आपको खुद ही करना पड़ेगा जब पता है कि टेरेन हमारा थोड़ा टफ है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई। देन आता है वाटर मैनेजमेंट, स्कैर्सिटी से सस्टेनेबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वाटर मैनेजमेंट का पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में जो चलता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बोले तो एकदम से पानी का ही ध्यान जाता है, तो सेंट्रल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ जाती है, जो कि एक अपेक्स बॉडी है किसी भी वाटर मेकिंग पॉलिसी से रिलेटेड। मतलब अगर वाटर को लेके कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक मिशन ठीक हो तो बाद में आई मिशन बताओ, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन मिशन, इतना बड़ा ग्राफ केस हुआ था वो याद रखना है आपने। सेंट्रल सेक्टर या स्पॉन्सर्ड है, सेंटर और स्टेट दोनों उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सबसे अपेक्स बॉडी आएगी। ये पूरे इंडिया के अंदर बता रहे हैं, अब सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहा कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे कंडक्ट करा जाता है। सबसे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन, वाटर को लेके जो भी पॉलिसी बनेगी, वाटर रिसोर्स को कैसे आपने मैनेज करना है, उसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इसके अंडर सेंट्रल वाटर कमीशन है, तो यहीं से आपको स्टेट वाटर कमीशन का भी ध्यान गया होगा। तो एक आ गया सेंट्रल वाटर कमीशन, ये टेक्निकल बॉडी आ जाती है जो रिवर बेसिन प्लानिंग और वाटर प्रोजेक्ट को डिसाइड करती है कि कहाँ पे नहर को चौड़ा करना है, कहाँ पे नैरो करना है, कहाँ पे जो माइन में वेस्ट आया था वो कौन सी वाटर बॉडी के अंदर फेंकना है। तो ये सारा सेंट्रल वाटर कमीशन देखता है। ये वाली लाइन सरकेज़म थी, ये मत लिखते ना कहीं पे, वो माइनिंग कब नहीं फेंकना चाहिए ना पानी के अंदर, वो कहीं और पे डिस्पोज करना चाहिए, वैसे ही सार्केस्टिक था। ओके, इसके बाद सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आ जाते हैं। अब जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन ने अनाउंस कर दिए, ये तो टेक्निकल बॉडी थी, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, पूरी एसओपीज बना दिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर गाइडलाइंस। अब उसके अंडर आएगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये पूरी तरह से असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और इवन जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनको भी मैनेज करेंगे। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया। अब आप इतना ज्यादा काम करोगे तो पोल्यूशन तो होना ही है, तो इसी वजह से आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ये प्रिवेंट करता है और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। मतलब जो ऊपर से कचरा आया सारा वो किसने टैकल करा, सीपीसीबी ने। एंड किसके अंडर है ये, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इस एक्ट के अंडर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है जो कि वाटर पोल्यूशन को टैकल करेगा। फिर आता है स्टेट लेवल के ऊपर। अब स्टेट लेवल, क्योंकि सारा काम तो सेंटर नहीं कर पाएगी, स्टेट्स किस काम के, फिर तो स्टेट लेवल पे आप देखोगे तो स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आएंगे। ये स्टेट वाटर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर देखें तो ये इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं और वाटर सप्लाई कैसे प्रोवाइड करी जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते हैं खेतों के आसपास, क्योंकि किसी के खेत में ठीक ठाक पानी आ जाता है पर टेरेन की वजह से दूसरे के खेत में पानी नहीं जाता, तो छोटी छोटी टंकियां वहां पे बना दी जाती हैं कि सबको वाटर की सप्लाई प्रॉपर रहे, तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम रहता है। अब जैसे सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, वैसे स्टेट लेवल पे भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा। इसका काम भी क्या रहेगा कि वाटर पोल्यूशन को मॉनिटर करना है एंड कंट्रोल करना है, वही मेन पर्पस इसका भी रहेगा। फिर आते हैं लोकल लेवल। लोकल, अब पहले नेशनल लेवल पे थे, फिर स्टेट लेवल, अब आप लोकल लेवल पे आ चुके हो। तो यहाँ पे पंचायत रहेंगी, विलेज लेवल जो वाटर कंजर्वेशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसको पानी नहीं मिला है उसको भी पानी मिलना चाहिए, और म्यूनिसिपैलिटी आ गई आपके अर्बन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सीवरेज की प्रॉब्लम तो वो म्यूनिसिपैलिटी चेक कर रही है। एंड वाटर यूजर एसोसिएशन भी बनी होती है, यहाँ पे फार्मर्स के ग्रुप होते हैं जो लोकल इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो ये आ गया लोकल लेवल के ऊपर। तो आपने क्या देखा, सेंटर से शुरू हुआ था, देन स्टेट, और नीचे आ गया लोकल लेवल। चलिए जी, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो वाटर के साथ रिलेटेड है कहीं ना कहीं। पीछे तो आपने देख लिया फेडरल स्ट्रक्चर जो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर मेंशन है कि आपकी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर की। तो आपने देखा काम भी यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेशन में हुआ, आपने सेंटर से शुरू करा, देन स्टेट, और उसके अंडर लोकल बॉडीज आ गई, जिससे कि पंचायत आ गया, देन आपके म्यूनिसिपैलिटी आ गए, या वाटर यूजर एसोसिएशन जो फार्मर्स ने ग्रुप बनाए होते हैं कि इरिगेशन सिस्टम हम लोकली देखेंगे, तो उसके लिए। अब आते हैं कि जो वाटर के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट। वाटर एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है
और आपने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। पर वाटर को बचाने के लिए कितने सारे एफर्ट करने पड़े, सीपीसीबी बनाया, एसपीसीबी बनाया। क्यों बनाया? ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो, क्योंकि वाटर सभी की नीड है, बिना पानी के थोड़ी रह सकता है। जब प्यास लगती है तब वाटर की वैल्यू समझ आती है। देन आते हैं एंट्री नंबर 56 ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब जो सेंटर है हमारा उसकी कौन सी लिस्ट में वाटर के बारे में मेंशन है कि इंटरस्टेट रिवर्स वगैरह को हमने मैनेज करके रखना है, रेगुलेट करके रखना है। तो ये एंट्री नंबर 56 ऑफ यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है। एंड एंट्री नंबर 17 ये स्टेट लिस्ट में आ गया, क्योंकि आपने देखा पहले सेंट्रल लेवल था फिर स्टेट था, तो इसके अंदर एंट्री नंबर 17 आ जाएगी स्टेट लिस्ट की। चल वही रहा है शेड्यूल नंबर 7, जिसमें आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हो, जिसमें आप डिसेंट्रलाइजेशन देखते हो पावर की। तो ये एंट्री नंबर 17 ऑफ स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज सिस्टम, उन सारी चीजों को मैनेज करता है। वाटर स्टोरेज कैसे करनी है, वाटर से पावर जनरेट हो रही है, उन सबके ऊपर फोकस करता है। देन देयर कम्स आर्टिकल नंबर 262। ये वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट अगर कोई भी होता है तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। वो चाहे से पानी का यूज कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैलीज के वाटर को मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है वो पार्लियामेंट के पास जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 262 के अंदर लिखा है। पर कुछ जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से साइड लाइन ही रखा है। सर ऐसे डिस्प्यूट जो हैं इंटरस्टेट रिवर को लेके, इनको कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर ही रखा हुआ है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है मेजर फैक्टर जो वाटर क्राइसिस इंडिया के अंदर लीड कर रहा है। नंबर 1 तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ये 2024 में पंजाब को लेके सबसे ज्यादा न्यूज में था कि जो ग्राउंड वाटर है सबसे ज्यादा डिप्लीट हुआ है, क्योंकि बोरवेलिंग करी जाती है और वो वाटर फिर फर्दर इरिगेशन के लिए यूज होता है। तो इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है ग्लोबली। 25% जो वर्ल्ड की एक्सट्रैक्शन है इंडिया ही कर रहा है इस टाइम पे, मतलब अपने एरिया के अंदर की बात अगर करें। और एक्सेसिव पंपिंग, इसकी वजह से एक्यूफर डिप्लीट कर रहे हैं। एक्यूफर अभी आप पढ़ के आए, वो जो नीचे कैपिलरी के थ्रू वाटर स्टोर होता चलता है, वो एक्यूफर डिप्लीट कर रहे हैं। पानी जब ऊपर को आएगा तो एक्यूफर तो खाली होएंगे ना। एग्रीकल्चर लेड ओवर यूज। अब एग्रीकल्चर के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है और प्लस ऊपर से आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप बोरवेलिंग को प्रेफर करते हो, जिसकी वजह से अगेन वाटर लेवल डिप्लीट कर रहा है। एंड क्रॉप्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। एग्जाम्पल राइस का ही आपने जब एग्जाम्पल किया था, तो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा डिप्लीट देखने को मिला। एंड फ्लड इरिगेशन, ये ह्यूज वेस्टेज भी कॉज कर देता है, ठीक है। और कई बार पानी ऑन करके ही छोड़ दिया होता है कि होता रहेगा, आराम से नमी बन जाएगी, बाद में बंद कर देंगे। और ऊपर से सब्सिडीज दी जाती हैं, तो पंप्स चलते रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आ रही है, उतनी ज्यादा यूनिट्स आ भी जाएंगी तो अपने को खर्चा नहीं है। तो कई बार वो भी बिहेवियर यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। देन पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार पाइपलाइन से देखा है पिचकारी निकल रही होती है, तो वो एक जगह पे नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे होती है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई लाइंस आती हैं, उसमें जो पाइप है वो स्ट्रांग है। घर पे तो चलो प्लास्टिक की या फिर रबर की पाइप जो होती है वो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो। प्लास्टिक वाली तो सर्दियों में खत्म, पहले उसको ठीक करना पड़ता है गर्म पानी डाल डाल के। एंड जो सरकार वाली पाइपलाइंस भी आती है उसमें भी पिचकारियां निकल रही होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं उसके आसपास। तो एक तो जो पाइपलाइंस है वही एज्ड हो चुकी हैं, लीकेज की प्रॉब्लम बहुत है, कई बार चोरी हो जाती है, ये अलग ही दुख है। एंड पुअर मेंटेनेंस रहती है। पुअर मेंटेनेंस कैसे? अच्छा पानी निकल रहा है, टेप लगा दिया या कपड़ा सा बांध दिया, बस उसके साथ काम निकल जाएगा। इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसकी वजह से भी पानी की डिमांड बढ़ रही है एंड पॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 70% जो सरफेस वाटर है हमारा ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। और यहाँ पे एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज तो बड़े पहले से कर रही हैं ऐसे कि छोड़ क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट करना, साइड से रिवर जा रही है बढ़िया उसमें फेंक दो, यहाँ पे कौन सा ये रुकेगा ही। नंबर 2, कई बार बसेस में आपने देखा होगा कुछ लेडीज, वो होता है, ये आदत होती है अजीब सी, जैसे ही ब्रिज आएगा, ब्रिज पर बोलेंगे फटाफट लेके आई बॉटल फेंक दूं मैं, लेस का पैकेट पकड़ा और सीधा पानी के अंदर, जैसे ही ब्रिज आएगा। ये पता नहीं है इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों है, ये पता नहीं है किसी को। तो ये कहीं ना कहीं सारे ब्लेम है, इक्वल टू ब्लेम है। पहले क्या था, रोबोट बनाए जा रहे थे कि ह्यूमन को कन्वीनियंस दी जाएगी। अब मरीन वाटर बॉडीज के अंदर लेके जा रहे हैं उनको कि क्यों, वो जो कूड़ा इंसान ने फेंका था उसको इकट्ठा करना है, अब उसके ऊपर पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है और सारी कंट्रीज को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ रहा है, तो वो बेस पे कर लो ना, ठीक। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता, एफर्ट डालने पड़ेंगे सबको इक्वल। एंड इसके बाद आता है इलीगल सैंड माइनिंग। अब रिवर इकोलॉजी डैमेज होगी तो फिर आपका जो आपने सीपीसीबी और एसपीसीबी पढ़े कि वो कंट्रोल करेंगे पॉल्यूशन को। पहले आपने माइनिंग करी, पहले अलाउ कर दिया कि रिवर के अंदर ही फेंक दो वेस्ट मटेरियल,
आगे जाके कल को फ्लड आए और वो सिल्ट कहीं पे जाके डिपॉजिट हुई, स्पेशली जब उनके ऊपर डैम्स बने होते हैं। और डैम्स का आपने देखा जो स्ट्रक्चर बना होता है उसमें गेट्स होते हैं, गेट्स में जो ब्लॉकेज होती है वो किस वजह से हुई, वो जो सिल्ट आई थी पीछे से, वही तो रीजन था। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर आपने इतना पैसा लगाया था और सिल्ट आपने कंट्रोल नहीं करी, लास्ट जहां पे वो बनी थी उसके बाद यहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो रही होती है। वीडियोस देखे जब डैम की सफाई चलती है कितनी सिल्ट निकलती है पहले, तो वही सारी चीजें। एंड इसकी वजह से फ्लैश फ्लड भी आते हैं। फिर पहले खुला नहीं, जब खुला तो वो सारा ही पानी निकल जाएगा सिल्ट के साथ, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। एंड इसके बाद वीक डिमांड साइड मैनेजमेंट रहेगी, रीयूज रिसाइकल एफिशिएंसी सबसे कम, इसके ऊपर फोकस ही कोई नहीं करता। एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग रेट अगर देखें वो भी कम है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई नहीं फोकस कर रहा कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करे। देन इसके बाद क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स की प्रॉब्लम आप देख ही चुके हो, इरेटिक रेनफॉल, इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मानसून कभी भी आ जाता है, पहले आ जा रहे हैं, कभी 20 दिन पहले ही आ जा रहा है, जब भी क्रॉपिंग चली हुई थी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड सी लेवल भी राइज कर रहा है, तो सी लेवल जब राइज हो रहा है तो इसकी वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। अब जब उन एरियाज में फ्रेश वाटर हुआ करता था, सी लेवल राइज कर रहा है, सोचो एक समंदर है, अगर वो 1 सेंटीमीटर भी राइज करता है तो वो बहुत बड़े इंपैक्ट डाल सकते हैं। कितना बड़ा है समंदर, 30% जमीन है एंड 70% तो समंदर को ही आप देखते हो। तो ये कोस्टल एक्यूफर्स में सैलिनिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब सॉल्ट के लेवल, ग्राउंड वाटर जो जहां से इमर्ज होता है एक्यूफर्स से, उसमें सैलिनिटी का लेवल इंक्रीज हुआ है। अब मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इन वाटर क्राइसिस के, तो ह्यूमन डेवलपमेंट लॉस, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है वाटर को कलेक्ट करना ही, और ये एजुकेशन स्पेशली गर्ल्स के केस में अफेक्ट करता है। एक केस स्टडी यूपीएससी ने पूछी थी प्रॉपर कि अगर वाटर अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो उससे गर्ल्स की लाइफ पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। तो इसकी दो बढ़िया केस स्टडीज आपने पढ़ी थी, एक महाराष्ट्र की थी, एक तमिलनाडु की थी। तमिलनाडु वाले अकलमंद थे, उन्होंने बोला कि वाटर की सप्लाई करी जाए गांव गांव तक, क्योंकि जो लेडीज हैं स्पेशली इन द रूरल एरियाज, उनको 4 घंटे तो इसी में लग जाते हैं सुबह कि पानी लेके आना है, पानी लेके आना है, जाना है दोबारा से, तो 4 घंटे तो उसी में वेस्ट हुए। पर जब वाटर सप्लाई प्रॉपर करी तो उससे क्या चेंजेस आए, उन्होंने कईयों ने अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करी, कईयों ने अपने बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू करा, मतलब वो जो 4 घंटे पानी लेके आने में ही वेस्ट हो रहे थे उसको यूटिलाइज करा। इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, जब वो वाटर के लिए जाती थी 4 घंटे लगा के, बीच में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आए, बीच में वॉशरूम के लिए रुके, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ने लगे, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो गर्ल्स फेस कर रही थी। पर जब वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर दी स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर की, तो 4 घंटे बच गए और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे थे वो भी सारे मेंटेन हो गए। वहीं पे एक केस आता है महाराष्ट्र का, जो कि बड़ा ही नेगेटिव सा केस था। वहां पे एक आदमी शादियां इसलिए कर रहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी लेके आ सके, उसने 8-9 शादियां कर रखी थी, क्योंकि 8 मटके आएंगे भाई, ये भी तो देख 8 पीने वाले भी तो बढ़ रहे हैं साथ में, तो वो तो नेगेटिव ही हुआ ना। हाँ ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की स्टोरी थी। महाराष्ट्र में क्या देखा आपने, नेगेटिव नोशन। तो ये क्या दिखाता है कि जो फीमेल की लाइफ है वो तो इम्पैक्ट कर रही है, और ऊपर से फिर क्या बोला, बैलेंस बना के चलो, 3-3 मटके सिर पे ठीक से उठाने हैं, गिर गया तो एक और लॉस, वो अलग लॉस है। तो पानी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपने देखा कि फीमेल की लाइफ तो इंपैक्ट हुई। महाराष्ट्र की केस स्टडी देखी, एक ही आदमी इतनी सारी शादियां कर रहा है ताकि मटके ज्यादा लेके आने के लिए मेरे पास कैंडिडेट हो जाए, पर वो भी तो बढ़ रही है, बैक एंड पे डिमांड भी तो बढ़ रही है कि हमने भी तो पानी पीना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे फीमेल की लाइफ इंपैक्ट होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट लॉस देखा जाता है अगर वाटर स्कैसिटी किसी एरिया में हो। इसके बाद और डिजीज, मैलनरिशमेंट की प्रॉब्लम, ये तो होंगी होंगी। इसके बाद इकोनॉमिक लॉस आता है, इसमें इवन आप जादूगुड़ा वाली स्टोरी भी लिख सकते हो, झारखंड वाली, वहां पे भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से पानी निकलता है ना, कूलेंट, अब उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी भी होती है। वो जो आसपास की लेक्स हैं जहां पे बच्चे खेलते थे, वो अभी भी खेलते हैं बच्चे, पर रेडियो एक्टिविटी के कनेक्शन में तो आ ही रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव नोशन पे ही हम केस स्टडी को देखेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक लॉस, अब इंडिया की जो जीडीपी है ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन भी कर सकती है बाय 2050, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो किस तरफ लग जाएगा इन चीजों को मैनेज करने के लिए जिनसे हम ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। इंडस्ट्री और जॉब क्रिएशन को भी इंपैक्ट करेगा। राइज ऑफ वाटर माफिया, अब सोचो पानी नहीं है, अब टैंकर आने शुरू होंगे, कुछ एरियाज में आपने देखा होगा टैंकर्स ही आते हैं, दिल्ली वाला केस आ गया स्पेशल, तो वहां पे वाटर टैंकर्स आते हैं, कई जगहों पे एक हफ्ते में एक ही बारी वाटर टैंकर आता है, कई जगहों पे डेली आता है, पर बारी के लिए लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, और वहां पे भी फिर माफियाज बन जाते हैं कि पानी नहीं देंगे, देख लो हमारी बात सुननी है या नहीं सुननी है, कल को इलेक्शन आएंगे हमारी बात सुननी है या नहीं सुननी है। तो ये वाटर माफियाज की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद इनइक्वालिटी बढ़ती हुई आपको दिख रही है इन शॉर्ट। देन आते हैं इंटर स्टेट ट्रांस बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स, ये रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकता है। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी,
ये भी प्रॉब्लम रहेगी। फ्लोरा एंड फौना इतनी सारी है इंडिया में, वेटलैंड्स आपने पढ़े, रामसर साइट्स आपने देखी, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स देखी, ये भी इंपैक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ स्पीशी जैसे कि गेंग्स के अंदर आपको रिवर डॉल्फिन मिल जाती है, आप देख रहे हो उसका आईयूसीएन स्टेटस आज के टाइम पे, तो आईयूसीएन स्टेटस में अलर्ट बच चुका है भाई, कल को खत्म हो सकती है ये स्पीशी। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। एंड वाटर के बिना इरिगेशन कैसे करोगे, और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप इतनी तो अभी बनाई नहीं कि कल को पानी खत्म हो जाए तो हम कर लेंगे। एंड सेलीन वाटर को डीसेलीन कैसे करना है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने अभी फोकस उतना करा नहीं। सऊदी अरेबिया वगैरह या अरब नेशन जो है ये कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस, क्योंकि वो रहते सैलिनिटी के आसपास है और मेजर रिवर भी नहीं जाती है वहां से कि फ्रेश वाटर वो प्रोवाइड कर सके, तो वो उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। पर इंडिया के अंदर हम एक जन्नत में ही है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इतने सारे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज सारी डायरेक्शन से आते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल अनरेस्ट। इसकी वजह से माइग्रेशंस होती हैं कि हम दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जैसे स्किल सेट की प्रॉब्लम है वैसे ही वाटर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं। एंड प्रोटेस्ट होते हैं कई एरियाज में, लड़ाइयां हो जाती हैं पानी के पीछे, रिवर वाटर डिस्प्यूट इमर्ज करते हैं कि ये पानी मेरा है, ये पानी मेरा है। वो सुना है सॉन्ग आया कुछ याद, डीडी नेशनल पे आता था, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स वाटर बचाए तेरा मेरा मत कर, नहीं सुना है? सुना है, तेरा मेरा मत कर सासू ये पानी तो सबका है, थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे इसको, ये पानी तो सबका है। तो ये क्या शो कर रहा है, वाटर की इंपॉर्टेंस, मतलब सिंगल ड्रॉप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी की, ठीक है। वैसे पर ड्रॉप क्रॉप, ये ऐसी कुछ स्कीम्स भी चलाई गई स्टेट्स के थ्रू कि हर एक क्रॉप के लिए एक एक ड्रॉप इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बचाना है, तो वो सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है। अब देखो तुमने आधो ने सुना भी नहीं था, ये सिर्फ नितिन ने बोला कि हाँ सुना है, ये सुना सुना लग रहा है, बाकी जनरेशन शायद थोड़ी आगे वाली है, तो ये डीडी नेशनल पे अवेयरनेस को रेज करता था। और वहां पे भी ना आप मानोगे नहीं, जो एड थी उसमें सिर्फ फीमेल्स ही थी, समझ रहे हो, यहाँ पे भी जेंडर इनइक्वालिटी दिखेगी, मतलब काम किसका है ये पानी लेके आने का, ये लड़कियों का ही है, ठीक है। तो इसको भी जेंडर के साथ जोड़ा जाता था। और जैसे मैंने बोला तेरा मेरा मत कर सासू, सासू बोल रही है ऑब्वियसली, लड़की बोल रही है, वहां से सारी फीमेल्स आपस में लड़ रही थी, पहले मैंने भरना है मैंने भरना है, उतने में पानी वेस्ट हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल अनरेस्ट को भी कॉज करती हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कि वाटर क्राइसिस को इंडिया में टैकल करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी है हमारे पास 2012, और पीछे आपने पढ़ा कि उतना ज्यादा गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन नहीं हुआ है, वीक आपको जरूर दिखेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ जाती है, इरिगेशन के लिए लाई गई थी स्पेशली। जल शक्ति अभियान आ गया, कैच द रेन कैंपेन, मतलब जो रेन वाटर आता है उसको स्टोर करने की ट्राई करे। रूरल एरियाज में आप जाओगे करते हैं उसको स्टोर, फिर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चला होता है या इरिगेशन के पर्पज से यूज करना हो, साइड में गार्डन बना हुआ है उसके लिए यूज भी कर लेते हैं। अटल भूजल योजना आ गया, ये भी फ्रेश वाटर के लिए था। जल जीवन मिशन आ गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, आपने पढ़ा था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये काफी टाइम से चला है, नमामि गंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी टाइम से चला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो गया पर रिसर्च उतनी ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स भी इमर्ज करती हैं, बट खैर ये इंडिया के एंड से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे जो डेंजरस क्वेश्चन मेंस में आता है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जो पढ़ के कोई नहीं जाता, क्योंकि कईयों को लगता है ये तो रटने वाला है, पर भाई पता होना चाहिए आपको, कल को एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है तो वो पूछेंगे आपसे कि वाटर क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ये तो एज इट इज याद ही करने पड़ते हैं, प्लस इनका एक एक गोल आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है, वो मेंस में नहीं इतना रेलिवेंट होता, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स आगे तो 1 2 3 4 5 6 बथेरे 150 वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसी में ये वाला सवाल पूछते हैं, और एक ही आता है पर किसके ऊपर आएगा वो किसी को पता नहीं होता। और इतने सारे इनिशिएटिव हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, आप इसमें प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। पर हाँ, जब 2024 में ये पंजाब हरियाणा वाली ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम हुई थी, बढ़िया एनालिसिस लगा लिया था कि ग्राउंड वाटर पे भी आएगा, प्लस फीमेल की लाइफ पे क्या इंपैक्ट होगा, तो हमने ये केस स्टडी बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस करी थी। क्या पैसा नहीं, बहुत रेयर, बजट में अगर स्पेशल मेंशन कराओ तब आपको याद रखना होता है, क्योंकि हर चीज हर स्कीम के लिए पैसा एलोकेट करा जाता है, वो करोड़ आपको वैसे भी याद नहीं रहे। स्टेट एग्जाम वाले जो बजट्स आते हैं उसमें पूछते हैं आपसे पैसा कि कितना पैसा एलोकेट हुआ है, यूपीएससी नहीं पूछता इतना। एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, बाकी आपके जो स्टेट के पेपर है, हिमाचल का पेपर आता है उसमें भी बजट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अभी हरियाणा का पेपर था, उन्होंने अपने बजट से सवाल पूछे हुए थे, तो उसका डेटा पूछ लेते हैं। बाकी वो रटने वाला है तो मैं आपको साथ के साथ इसी वजह से याद नहीं करवाती। आज बोल भी दूं कि 77,317 करोड़ रुपए, अब कितनी स्कीम्स आप बीच में पढ़ लोगे, कितने इनिशिएटिव पढ़ लोगे, याद ही नहीं रहेगा 77 था कि 87 था, कितना था।
वो जितना मर्जी हो उसके बाद, तो वो याद वैसे भी नहीं रहते। अच्छा, मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम आपने पीछे देखी, तो नंबर 1 ग्राउंड वाटर रिचार्ज पार्क्स बनाए जाएं। यहाँ पे बायोस वेल्स का मेंशन करा गया है, ये वही है जो नेचुरल ड्रेन आपके खेत में ही बना दी जाती है ताकि उससे पानी का फ्लो चलता रहे, इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ में जब इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो वाटर रिचार्ज भी कर जाएगा, मतलब एक्यूफर्स को भी दोबारा से रिचार्ज कर देगा। रिन्यूएबल पावर डिसैलिनेशन, आ गया डिसैलिनेशन के ऊपर। सैलिनिटी कोस्टल एरियाज के अंदर बढ़ती जा रही है और डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी पे अभी के लिए फोकस नहीं है, तो उनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। एंड इसके बाद अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो बोला कि जो रेन वाटर है उसको स्टोर करें, अभी आपने पीछे इनिशिएटिव भी देखा। इसके बाद एफिशिएंट इरिगेशन होनी चाहिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर उन एरियाज में बहुत बढ़िया रहते हैं जहां बड़े बड़े खेत होते हैं, पंजाब के खेतों में देखोगे बड़े बड़े स्प्रिंकलर लगाए होते हैं ताकि वाटर सब जगह पे चला जाए। ड्रिप सिस्टम वहां पे ज्यादा रेलिवेंट रहता है जहां पे आपके पास एरिया कम है, क्योंकि इसमें बड़ी सी पाइप लगती है क्रॉप की साइड में और उससे छोटी छोटी और मल्टीपल पाइप्स निकल के आती है ताकि जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की उतना ही यूज करें। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उन एरियाज में ज्यादा यूज कर रहे हैं जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, दूर तक पानी चला जाए। एंड ड्रिप वहां पे यूज कर रहे हैं जहां पे आपको वाटर भी कंजर्व करके रखना है। एंड इसके बाद बोला है कि एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स इनको भी प्रमोट करा जाए। जब भी एक्वापोनिक्स की बात करते हैं, ये फिश फार्मिंग के साथ जुड़ी होती है, एक्वेरियम से याद रख लेना, उसमें मछलियां होती हैं तो उसके साथ जुड़ी होती है। एंड हाइड्रोपोनिक की जब बात करते हैं तो सॉइललेस कल्चर की बात करते हैं, बिना मिट्टी के आप क्रॉप को कैसे उगा सकते हो। तो एक्वा और हाइड्रो इंडिकेट दोनों ही पानी को कर रहे हैं, पर एक्वा में आप क्या देख रहे हो, फिश फार्मिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि हाइड्रो में सॉइललेस कल्चर की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, फिश होंगे, बैक्टीरिया, इनकी आपको एसोसिएशन मिलती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट एडिशन करनी पड़ती है उनकी आर्टिफिशियली वाटर के अंदर, क्योंकि सॉइल तो है नहीं, और सॉइल क्या होता है, रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स, सारे मिनरल तो सॉइल के अंदर थे ना, वहीं से क्रॉप उठा लेती है, तो यहाँ पे वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं वाटर के अंदर। इसके अलावा काफी एफिशिएंट है, ये भी एफिशिएंट है, मतलब बाकी वो बेसिक से पॉइंट है, आप ध्यान रख लेना उसको, पूरा डिटेल में नहीं, जस्ट आइडिया था। एक्वापोनिक्स आपने देख लिया, फिश फार्मिंग के साथ जुड़ा है, फिर फिश वेस्ट भी निकालेगी तो उस वेस्ट को भी आपने फिर से यूटिलाइज करना है प्लांट्स के लिए, तो ये फिश के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। जबकि हाइड्रोपोनिक्स में आप सॉइललेस कल्चर के ऊपर फोकस कर रहे हो कि क्रॉप बिना मिट्टी के भी हम उगा सके, तो दैट इज द मेन मोटो। और दोनों ही सस्टेनेबल मेथड्स है, एक्वापोनिक भी देख लो, हाइड्रोपोनिक, दोनों ही एफिशिएंट है अपने अपने नेचर में, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो अपने अपने हिसाब से दोनों ही सस्टेनेबल है। स्मार्ट वाटर ग्रिड्स लगाने की बात करी कि सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग करें कि कोई लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एफिशिएंट सप्लाई पानी की हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एंड फॉग हार्वेस्टिंग, फॉग को भी कैच करें, मैश सिस्टम बनाए जाते हैं फॉग को कैच करने के लिए, तो उनके ऊपर भी फोकस करने को बोला है, स्पेशली इन द हिली और कोस्टल रीजन्स। एंड डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक प्रोजेक्ट चला था, स्वजल प्रोजेक्ट। ये जो स्वजल प्रोजेक्ट है, इसका मेन फोकस था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर रूरल सिटीजन्स को प्रोवाइड करा जाए। एंड लोकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, वही कि जो वेस्ट हुआ है पानी दोबारा से उसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें एंड दोबारा से रीयूज करें। पीने के लिए तो नहीं होगा रीयूज, पर कई जगह से केस स्टडीज आपने सुनी होंगी कि बार बार रिसाइकल करके ये वाला पानी ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में भी आया था, जिससे बड़ी सारी बीमारियां भी फैली थी। इसके बाद वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग करिए, आपका PPP मॉडल विच इज पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, उन्हीं को एनकरेज करने की बात करिए ताकि इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बने। और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इसको मैंडेट कर दिया जाए हमारे स्पेशली वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर, जो प्रॉब्लम हमने इंडस्ट्री की डील करी थी अभी। एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट, वाटर की प्राइसिंग, अवेयरनेस, कंजर्वेशन और एफिशिएंट यूसेज, इन सभी चीजों को प्रमोट करा जाए। तो ये मेजर्स आ जाएंगे, वाटर गवर्नेंस एंड ऑल, गवर्नेंस का आपने देख लिया फ्रॉम सेंटर टू लोकल बॉडीज, तो वही सारा मेंशन करा हुआ है। एंड ये लद्दाख को लेके एक और अपडेट था, तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर, इसमें आपने सारा देख लिया कि वाटर क्राइसिस के क्या क्या रीजंस हैं, मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं और क्या क्या केस स्टडीज आ सकती हैं। तो केस स्टडी याद ही कर लेनी होती है, उसको लिखना नहीं होता। एंड ये वाला जो अपडेट है इसको हम कल देखेंगे। इसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी लद्दाख के अंदर, अनाउंसमेंट बहुत पहले की हुई है, अप्रूवल अगस्त 2024 का मिल रखा है, अब फाइनली इसकी इंप्लीमेंटेशन होने जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे रेवेन्यू विलेजेस अनाउंस कर दिए हैं।